तो इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा समझने वाले हैं जो काफी दिलचस्प है। जरा कल्पना कीजिए कि एक मल्टी मिलियन डॉलर का मेडिकल एआई सिस्टम है। अच्छा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लैब के अंदर लगभग 99% सटीकता के साथ बीमारियों की पहचान कर सकता है। हाँ, और वो बहुत ही शानदार बात लगती सुनने में। बिल्कुल। लेकिन जब उसे एक असली अस्पताल में पहली बार इस्तेमाल के लिए डिप्लॉय किया जाता है तो वो पहले ही दिन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस साफ सुथरी डेटा पर उस मॉडल को ट्रेन किया गया था ना, अस्पताल का पुराना आईटी सिस्टम उसे उस फॉर्मेट में भेज ही नहीं रहा था। वो तो आड़े तिरछे पीडीएफ फाइल्स भेज रहा था। हाँ, और यहीं पर वो सारा लैब का जादू असल दुनिया की अव्यवस्था के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एकदम सही। और आज हम ठीक इसी समस्या को सुलझाने वाले हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि आज हमारे पास कौन से स्रोत हैं। जी। पहला है ऑपरेशनल एआई सिस्टम्स इंजीनियरिंग के लिए आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क्स पर कुछ बेहद दिलचस्प शोध, और दूसरा है जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अकादमी के संस्थापक ए खटाना के नोट्स। ये दोनों ही स्रोत काफी गहराई में जाते हैं। हाँ, तो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि एआई को सिर्फ एक प्रयोगशाला के प्रयोग से निकालकर असल दुनिया में काम करने वाले एक भरोसेमंद सिस्टम में कैसे बदला जाता है। और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा का मुख्य विषय जो है वो सिस्टम्स थिंकिंग है। सिस्टम्स थिंकिंग। जी, क्योंकि जब हम एआई की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ मॉडल या एल्गोरिथम के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन स्रोतों से साफ होता है कि तकनीक, प्रक्रियाएं और लोग, इन तीनों को मिलाकर एक समग्र फ्रेमवर्क बनाना ही सबसे जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि एआई को असल दुनिया में लाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, वो ये है कि लोग एआई को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मान लेते हैं। हाँ, डेवलपर्स सोचते हैं कि बस जुपिटर नोटबुक में कोड लिख दिया और काम हो गया। वही तो। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि कार के सिर्फ इंजन को ही पूरी कार समझ लेना। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? बिना पहियों, स्टीयरिंग और पेट्रोल के वो भारी भरकम इंजन कहीं नहीं जा सकता। उसे पूरी एक बॉडी चाहिए। बिल्कुल। और एआई और सिस्टम्स इंजीनियरिंग के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो अभी नदारत है। इसी को शोध में मिसिंग लिंक कहा गया है। अच्छा, तो ये मिसिंग लिंक असल में है क्या? देखिए, एआई कोई एक अकेला कोड नहीं है, ये एक एंड टू एंड सिस्टम है। इसमें सिर्फ एल्गोरिदम नहीं होता। तो और क्या-क्या होता है इसमें? इसमें डेटा कंडीशनिंग होती है, मतलब खराब डेटा को मॉडल तक पहुंचने से पहले ही साफ करना। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ह्यूमन मशीन टीमिंग जैसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई एआई मॉडल लैब में बिल्कुल सही काम कर रहा है तो उसे असल दुनिया में ले जाना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब दोनों में इतना अंतर क्यों होता है? आज तो हमारे पास MLOps जैसी चीजें हैं ना। इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या MLOps ही काफी है? जवाब है नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि MLOps सिर्फ सॉफ्टवेयर के नजरिए से काम करता है, जैसे मॉडल को सर्वर पर डालना। लेकिन स्रोत खाई या चैज़्म के सिद्धांत की बात करते हैं। खाई? विकास और तैनाती के बीच की खाई? बिल्कुल। लैब से असल दुनिया में ले जाने के लिए प्रोटोटाइपिंग एनवायरनमेंट को ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के बिल्कुल समान होना चाहिए। स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ। इसके लिए विशेष API, इंटरकनेक्ट्स और इंटरफेस का सटीक मिलान होना बहुत जरूरी है। यहीं पर सिस्टम्स इंजीनियरिंग काम आती है। लेकिन मुझे यहाँ एक व्यावहारिक समस्या दिख रही है। कैसी समस्या? सिस्टम किसी नए AI API के साथ एकदम से कैसे मैच कर जाएगा? ये आपने बहुत ही सही पॉइंट उठाया है। कोई भी इंजीनियर पुराने सिस्टम को रातों रात नहीं बदल सकता। हाँ, तो फिर वो इस स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी को हासिल कैसे करते हैं? इसके लिए वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स और मिडलवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मिडलवेयर? जी, एक ऐसा लेयर जो पुराने सिस्टम और नए AI के बीच अनुवादक का काम करे। अगर पुराना सिस्टम धीमा है तो इंजीनियर एक कैश या बफर डिजाइन करते हैं। अच्छा, ताकि AI को लगे कि उसे लगातार डेटा मिल रहा है। एकदम सही। API रेट लिमिट्स और नेटवर्क ड्रॉप्स को पहले से ही गणितीय रूप से मॉडल कर लिया जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए हमने सिस्टम बना लिया, वो जुड़ भी गया। हाँ। लेकिन अब तो उसके फैसलों का असर सीधे असल दुनिया पर होगा ना। अगर किसी स्ट्रीमिंग ऐप ने गलत फिल्म सुझा दी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, वो तो मामूली बात है। लेकिन अगर पावर ग्रिड को कंट्रोल करने वाला AI कोई गलती कर दे तो पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है। इसी वजह से हमारे स्रोत ह्यूमन मशीन टीमिंग स्पेक्ट्रम की गहराई में जाते हैं।
ये स्पेक्ट्रम क्या है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, ये स्पेक्ट्रम दो चीजों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। पहला है मशीन के आउटपुट का आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस स्कोर, और दूसरा है उस फैसले के वास्तविक दुनिया के परिणाम। तो मतलब अगर एआई को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मान लीजिए 99%, तो क्या हम उसे पूरी छूट दे देते हैं? नहीं, यही तो पेंच है। अगर काम बहुत क्रिटिकल है, जैसे किसी इंसान की सर्जरी, तो कॉन्फिडेंस चाहे जितना हो, वहां इंसान का लूप में होना अनिवार्य है। अच्छा, इसे ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। हाँ, इसके विपरीत अगर जोखिम कम है, जैसे स्पैम ईमेल फिल्टर करना, तो एआई को पूरी आजादी दी जा सकती है। और मुझे लगता है कि इसी से वो रिस्पॉन्सिबल एआई वाली बात भी जुड़ती है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अक्सर टेक कंपनियां शक्तिशाली मॉडल बना तो लेती हैं, और जब बवाल होता है तब जाकर कुछ नियम थोपने की कोशिश करती हैं। जी, जिसे शोध में आफ्टरथॉट कहा गया है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल एआई कोई बाद में जोड़ी जाने वाली चीज नहीं है। तो फिर क्या है? यह सिस्टम्स इंजीनियरिंग की बुनियादी नींव होनी चाहिए। इसके लिए वे फास्टिप्स फ्रेमवर्क के जरिए बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। फास्टिप्स, हाँ। FASTIPS। हाँ, इसमें फेयरनेस यानी निष्पक्षता, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, सेफ्टी या सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, एथिक्स या नैतिकता। और शायद प्राइवेसी, और आखिरी वाला सिक्योरिटी। बिल्कुल, गोपनीयता और सुरक्षा। लेकिन देखिए, इन शब्दों को बोलना बहुत आसान है। हर कोई चाहता है कि एआई एथिकल हो। हाँ, वो तो है, पर जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उन्हें पता है कि किसी ब्लैक बॉक्स न्यूरल नेटवर्क के अंदर नैतिकता का कोड कैसे लिखा जाए। ये सिस्टम इंजीनियरिंग का सबसे जटिल हिस्सा है। इसे सिर्फ एक लाइन के कोड से नहीं किया जाता। तो फिर इसे लागू कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए, निष्पक्षता और नैतिकता के लिए एल्गोरिथम ऑडिटिंग की जाती है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा मुख्य एलएलएम के ऊपर छोटे गार्डरेल मॉडल्स लगाए जाते हैं। एक सेकेंड, गार्डरेल मॉडल्स मतलब एक एआई की निगरानी करने के लिए दूसरा एआई? एकदम सही पकड़ा है आपने। मुख्य मॉडल का आउटपुट सीधे यूजर तक नहीं जाता। वो पहले इस छोटे गार्डरेल मॉडल से गुजरता है, जो उसमें बायस या सेफ्टी की जांच करता है। अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। और पारदर्शिता के लिए वे एक्सप्लेनेबल एआई टेक्निकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने सिस्टम बना लिया, उसे फास्टिप्स से सुरक्षित भी कर लिया। जी। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम के प्रदर्शन को कैसे बढ़ाया जाए। प्रदर्शन बढ़ाना? क्योंकि आजकल हर जगह सिर्फ बड़े और बेहतर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ही चर्चा होती है। क्या सिर्फ एआई का दिमाग बड़ा करने से ही सब ठीक हो जाएगा? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें, तो स्रोत का सबसे अहम खुलासा यहीं पर होता है। क्या खुलासा है वो? ए खटाना के नोट्स ये स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ बुनियादी एलएलएम को अपग्रेड करने से अब उतना फायदा नहीं होता। तो फिर फायदा किस चीज से होता है? असल फायदा एजेंटिक वर्कफ्लो से होता है। एजेंटिक वर्कफ्लो, ये थोड़े भारी शब्द है, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। एक साधारण एआई सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है ना? हाँ, हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं और वो जवाब दे देता है। लेकिन एजेंटिक वर्कफ्लो में एआई सिस्टम खुद तर्क कर सकता है, वो योजना बना सकता है और बाहरी टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब वो सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, वो काम भी कर सकता है। बिल्कुल। वो इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, एपीआई हिट कर सकता है। इसे रिएक्ट लॉजिक कहते हैं, तर्क करना और कार्रवाई करना। मान लीजिए मुझे फ्लाइट बुक करनी है, एक साधारण एआई मुझे सिर्फ स्टेप्स बताएगा। हाँ, वो बस एक लिस्ट दे देगा। लेकिन एजेंटिक एआई असल में एयरलाइन की वेबसाइट पर जाएगा और मेरे लिए टिकट बुक कर देगा। एकदम से। लेकिन जरा सिस्टम्स इंजीनियरिंग के नजरिए से सोचिए कि ये कितना जटिल है। हाँ, अगर एयरलाइन का सर्वर डाउन हुआ तो क्या होगा? वही तो, एआई को क्रैश नहीं होना है। उसे पता होना चाहिए कि उसे दोबारा कोशिश करनी है या किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना है। ये तो सच में इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है। है तो सही, लेकिन यही भविष्य है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप ही बताइए। अगर मैं पूरी चर्चा का निचोड़ निकालूं, तो बात यह है कि एआई को एक सफल और सुरक्षित असल दुनिया का सिस्टम बनाने के लिए हमें सिर्फ अच्छे कोड की नहीं, बल्कि बेहतरीन सिस्टम्स इंजीनियरिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों के साथ जुड़कर काम करे, जी। जो फास्टेप्स फ्रेमवर्क के साथ जिम्मेदारी से काम करे और एजेंटिक वर्कफ्लोज का उपयोग करके असल दुनिया के टूल्स चला सके। एकदम सटीक सारांश है ये। जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई कोई जादुई छड़ी नहीं है।
ये एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए क्या विचार है? अगर हम एजेंटिक वर्कफ्लो की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एआई खुद योजना बना सकता है और काम कर सकता है, तो भविष्य में ह्यूमन मशीन टीमिंग की परिभाषा कैसे बदलेगी? बहुत ही गहरा सवाल है ये। जब मशीन सिर्फ सुझाव देने के बजाय खुद काम करने लगेगी, तो क्या हम मशीन को कंट्रोल करने से मशीन के साथ सहयोग करने की स्थिति में आ जाएंगे? शायद इंसान खुद ही मशीन के लिए एक एपीआई बनकर रह जाए। बिल्कुल। तब सिस्टम्स इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल काम मशीन को बेहतर बनाना होगा या खुद को मशीन के लिए बेहतर बनाना? अरे बाप रे, क्या हम मशीन को मैनेज कर रहे होंगे या मशीनें हमें मैनेज कर रही होंगी? इस बहुत ही शानदार विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।